मेरी 14 साल की साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वह तो पूरी आग निकली। मेरी पत्नी अस्पताल में थी, इसीलिए मेरी सास ने मेरी साली को मेरे पास छोड़कर हॉस्पिटल मेरी पत्नी के पास चली गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने पास सुला लिया ताकि वह कहीं नए घर में डर न जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 1 बजे के करीब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं जान गया कि मेरी साली रीतू ही होगी, क्योंकि वह इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वह पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद उसे रात को डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो यह देखकर मैं हैरान रह गया था कि वह नाइटी पहने मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, हर्ष जीजा, मुझे आपके घर में डर लग रहा है, क्या मैं रात आपके कमरे में आपके साथ गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो रीतू एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वह तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताजा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में माध्यम लाइट होने की वजह से फिर भी इतने छोटे कपड़ों में उसके जिस्म का हर अंग नजर आ रहा था। वह मेरे पत्नी की छोटी बहन थी और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 6 साल होने वाले थे और मेरी शादी के टाइम रीतू एक 8 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ही ससुराल बहुत कम आना जाना होता था, इसीलिए मैं रीतू को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन क्या खबर था कि वह तो पूरी कयामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में बिजी था और रीतू सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के पैर मोबाइल पर एक से बढ़कर एक चीजें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैंने रीतू को आवाज़ देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? रीतू ने कहने लगी, जीजा जी, यह सोफा बहुत छोटा है और मेरे पैर सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरीके से लेट नहीं पा रही हूँ। रीतू की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर लेट जाऊँगा। रीतू जैसे ही बेड पर आई तो मैं तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन रीतू ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी, जीजा जी, क्या आप सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए रीतू के जिस्म पर से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था और मैं बहुत मुश्किल से बेड के दूसरे साइड पर लेट गया और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आँख खुल गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि अचानक मेरी आँख खुल गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा था वह तो पूरा नशा थी। मैंने बड़े मुश्किल से अपने आप को समझाया, लेकिन फिर अगले ही पल रीतू ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई और न चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और आशा की शादी को 6 साल गुजर चुके थे और इन 6 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब आशा ने मेरा ख्याल न रखा हो। मेरी और आशा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे और हम दोनों का प्यार मोहब्बत का सिलसिला धीरे धीरे शादी तक पहुंच गया। जब मैंने अपने घर वालों को आशा के बारे में बताया तो मेरे घर वालों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह कोई ऐसी जगह, अनजान जगह नहीं शादी करेंगे। लेकिन मैं आशा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। आशा के बगैर रहना तो बहुत ही मुश्किल था। हम दोनों ने अपनी मोहब्बत में सारी हदों पार कर चुके थे, तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज से कुछ दूर पर एक गार्डन जाकर अपना वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर न मानी और मैंने आशा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब आशा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वह भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से हमने आशा के घर वालों को राजी किया, लेकिन आशा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। काफी दिनों तक मैं और आशा फुटपाथ पर जिंदगी गुजारती, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो आशा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मेरे मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और मैं इसीलिए अपने ससुराल ना के बराबर जाता था। साल में 1 या 2 दफ़ा ही जाता था। इसीलिए मैंने आशा की छोटी बहन रीतू को कभी ठीक से नहीं देखा था और ना ही मैं इस बात से परिचित था कि वह अब एक 14 बरस की खूबसूरत लड़की हो चुकी है।
भगवान ने हमें औलाद से बहुत दिनों तक मायूस रखा था और बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद अब आशा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरन आशा के घर वालों को बुलाना पड़ा। और जब हम आशा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने हमें बताया आशा को 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इसी बीच आशा को छोटी छोटी कई बीमारी लग चुकी थी, इसीलिए यह केस थोड़ा मुश्किल था। आशा के पिताजी शहर से बाहर गए हुए थे, इसीलिए आशा की मां ने उसकी छोटी बहन रीतू को हमारे घर पर छोड़ दिया, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं तो बहुत दिनों बाद आशा की छोटी बहन रीतू को देख रहा था और मैं उसको देखकर दंग रह गया। मैं तो आशा की ही खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और मैं उसे देखकर आशा को भूल गया था। रीतू ने आशा की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम बहुत जिम्मेदारी से किए और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि आशा घर पर नहीं है। उसने बहुत अच्छे से घर का सारा काम निपटाकर सोने की तैयारी की तो अब मैं भी अपने कमरे में चला आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं जान गया कि रीतू आई है। शायद उसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वह तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वह सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलेपन से डर लग रहा था, क्योंकि यह घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रात आपके कमरे में ही गुजार लूं। मैंने रीतू से कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई, यह तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन रीतू को इस हालात में देखकर मैं बार बार उसी को देखे जा रहा था। रीतू मेरे चेहरे पर नजरें जमाए बहुत ही ध्यान से मुझसे बातें कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब उसने मुझे पहली दफा देखा था तो मैं उसे पहली दफा में ही बहुत अच्छा लगा था। उस वक्त वह सिर्फ 8 साल की ही थी। वह कहने लगी कि मुझे देखते ही अपने दीदी की पसंद पर रस आने लगा। उसे खुशी हुई कि उसके दीदी की किस्मत इतनी अच्छी है। रीतू कहने लगी कि मैं उस दिन के बाद से उसे ख्यालों में बैठ गया था और वह यही सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में आने वाला शख्स बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। रीतू मुझसे बातें करते करते बेड पर लेट गई और वह कहने लगी कि उसने कई दफा अपने पापा से मेरे लिए झगड़ा भी किया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके पापा मुझे माफ करके हमेशा के लिए अपना ले, क्योंकि वह मुझे दोबारा देखना चाहती थी। वह मेरे लिए बेचैन थी और मुझसे बातें करते करते सोने लगी और मैं अपना फोन चलाने लगा। कमरे का माहौल अचानक ही गर्म हो गया था। रीतू एक जलती हुई आग थी। मैं तो उसे एक छोटी बच्ची समझ रहा था, लेकिन उसकी जवानी तो किसी को भी दीवाना कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वह बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर रीतू के वजूद पर जा रहा था और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो कहने लगी यह सोफा बहुत कम आराम दे रहा है और मैं इस पर आराम से सो नहीं सकती। यह सुनते ही मैंने उससे कहा कि वह बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वह जैसे ही बेड पर आई तो मैं उठने लगा। रीतू ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा जीजा जी, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, यह आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मैं रीतू की बात बेबाकी को देखकर हैरान था, लेकिन मैं आराम करना चाहता था। सारा दिन हॉस्पिटल में आशा के पीछे भाग दौड़ कर थक चुका था और मैं बेड के एक कोने में होकर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा। रीतू के रहते हुए मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और मैं फोन चलाते चलाते कब सो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब पूरी तरह मैं होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि रीतू मेरे करीब लेटी हुई है और रीतू मुझे छेड़ रही थी। वह पहले भी मुझे बातों बातों में बता चुकी थी कि वह मुझे पसंद करती है। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिशों के बाद भी मैं अपने आप को रीतू से अलग न रख सका और मैं भी करवट बदल कर उसके करीब हो गया। रीतू तो जैसे इसी इंतजार में थी। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि मैं उसके बगल में हूँ, वह फौरन अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी। जब हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए तो रीतू ने अपने फ़ोन में मेरी कई फ़ोटो खींची जिनमें हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। मैंने रीतू से कहा कि इस तरह की फ़ोटो फ़ोन में ना लें, लेकिन रीतू ने कहा कि यह फ़ोटो मुझे पुराने दिन याद दिलाएगी। मैं उसकी इस बात से खुश था। मैं कुछ वक्त के लिए भूल गया था कि मेरी हर दिल अजीज पत्नी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और वह कभी भी मेरी बच्ची को जन्म दे सकती है। रीतू के साथ रात गुजार कर जैसे कोई किला फतह कर लिया हो।
लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी की शुरुआत होने लगी थी। जैसे ही मैं अस्पताल के लिए जाने लगा, रितु ने मुझे आवाज़ देकर रोका और मेरे करीब आकर कहने लगी, आप जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मुझे बाजार जाना है। रितु की बात सुनकर ही मैंने बटुए से 2-2 हजार की 5 नोटें दे दी। मेरे हाथ से पैसा लेकर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैंने बदले में उसके माथे को चूम लिया और घर से निकल गया। मैं सारा रास्ता खुशी से झूमता हुआ जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी पत्नी आशा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि आशा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और कुछ भी हो सकता है। आशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, जबकि हॉस्पिटल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं आशा के साथ रहा, लेकिन आशा की तबीयत पहले से बेहतर नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आशा को हॉस्पिटल में रखना होगा। यह सुनकर न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आशा जितने भी दिन हॉस्पिटल में रहती, मुझे रितु के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं दिन भर हॉस्पिटल में रहा और रात के वक्त मैं आशा की मम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया कि रितु घर पर अकेली होगी और मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में आशा के साथ कोई औरत ही रुक सकती थी। इसीलिए आशा की मम्मी का रहना बहुत जरूरी था। मैं जब अस्पताल से वापस घर लौटा तो रितु बहुत खुश थी। उसने बहुत सारी शॉपिंग की हुई थी और वह मुझे एक एक करके सारे कपड़े पहनकर दिखा रही थी। उसे मुझसे बिल्कुल भी शर्म नहीं हो रही थी। वह बार बार मुझे वर्ग लाने की कोशिश करती और मैं अपना होश खोने लगता। अचानक से वह मुझसे पूछने लगी कि मैं आशा दीदी की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ। मैंने रितु से कहा कि इसमें भला पूछने की कौन सी जरूरत है, तुम्हारे दीदी की तो ही अलमारी है। उसने कहा कि चाबी दे फिर मुझे। मैंने उसे चाबी दे दी और फिर वह आशा की अलमारी खोलकर एक एक चीजें देखने लगी और आशा के कपड़े निकालकर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक नीले कलर की मैक्सी पर हाथ रखा और उससे कहा कि यह आशा पर बहुत जचती है। यह सुनते ही वह मैक्सी उठाकर रितु कमरे से निकल गई और जब काफी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। वह आशा की मैक्सी पहने हुए उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अचानक से वह मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, यह मुझ पर ज्यादा अच्छी लग रही है या दीदी पर ज्यादा अच्छी लग रही थी। यह सुनते ही मैंने उसे प्यार से कहा कि तुम पर ज्यादा अच्छी लग रही है। आशा तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती, तुम अच्छी लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल बेड पर रख दिया और मैं बेड पर लेट गया और वाकई यह मैक्सी उस पर बहुत जच रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी लग सकती है, लेकिन रितु तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी और मैं गुजरते पल के साथ बहकता जा रहा था। सुबह होते ही जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि अभी अभी मेरी पत्नी ने एक मुर्दे बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर मेरी तो हालत खराब हो गई और मेरी पत्नी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक आशा की हालत कुछ ठीक हुई तो उसे छुट्टी दे दी गई। मुझे अपने बच्चे को खो देने का बहुत दुख था। मैं आशा को घर लेकर आया। आशा को देखकर रितु का चेहरा उतर गया था। उसने एक अजीब सी नजर आशा पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने आशा को कमरे में लाकर लिटा दिया। उसकी मम्मी ने मुझे आशा की दवाइयों को समझाया। मैं आशा की मम्मी के साथ लंच में बैठा उनकी बात सुन रहा था। तभी मैंने रितु को आशा के पास जाते हुए देखा। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि रितु ऐसी कोई बात आशा के सामने नहीं करेगी। थोड़ी देर में रितु वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि चलो मम्मी, अब हम घर चलते हैं। अब दोनों वापस अपने घर चले गए। मैंने रितु को आखिरी बार विदाई की नजरों से देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। रितु को जाता देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने आशा से कहा, कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर आशा ने मुझे एक बहुत अजीब नजरों से देखा और कहने लगी कि जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं है। आशा की बातों ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया और कहने लगा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो। आशा कहने लगी कि रितु मेरी सगी बहन नहीं, बल्कि वह मेरे बुआ की बेटी है। बुआ के इंतकाल के बाद पापा उसे मेरे घर ले आए थे, लेकिन रितु को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी, क्योंकि घर में हर चीज मेरी थी और उसे हर चीज चाहिए थी जो मेरी थी। पापा ने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी।
लेकिन उसके बावजूद भी वह मुझसे नफरत करती रही। उसकी नज़र हर उस चीज़ पर होती जो पापा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी शादी तुमसे हुई तो तुम मेरे घर आना जाना नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वह तुम पर अपनी नज़रें नहीं जमाई। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह मुझसे इतना नफरत करती है कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वह सब कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। आशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मुझे कह रही थी कि रितु ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियोस दिखा दी है और वह सारी तस्वीरें दिखाई है जिनमें हम दोनों एक साथ थे। आशा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। रितु ने जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बनकर रह गया था। आशा की नज़रों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी रह गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और पति भी। मैंने आशा के आगे शर्मिंदगी से सर झुका लिया कि आशा ने मुझसे कहा कि वह जाते जाते मुझसे मेरी नीली मैक्सी मांग ले गई है क्योंकि वह तुम्हें मुझसे ज़्यादा उसके बदन पर अच्छी लगी है। मुझे लगा था कि जैसे आशा की बातों ने मुझे ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया है। वक्त और जज्बात के हाथों मैंने अपनी पूरी जिंदगी को हार गया था और अब कभी भी आशा के आगे सर उठाकर नहीं चल सकता था। रितु ने कुछ ही दिनों बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वह हमसे हर बार पैसों का डिमांड करती और मेरे पैसा न देने पर मेरी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था, दरअसल वह एक बला थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया था। मेरे और आशा के बीच दरार पड़ गई थी क्योंकि अब आशा मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की नज़रों से देखती थी। वक्त और हवस ने मुझे कहीं का न छोड़ा। दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।